₹3,250 आपने जमा कराया। अब मान लीजिए आपने 5 महीने के बाद छोड़ दिया, तो इस टेबल के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, ये जो टेबल डी जो आई है मंथ वाइज, इसके हिसाब से आपको कितना मिलेगा। तो आपका EPS वेजेस कितना था, 7800 था। तो 7800 को आप यहाँ पर 5 में लिखा 0.42 से जो आप गुना करो, 7800 को हमने किया 0.42, कितना हो गया, ₹3,276। देखो यहाँ पर 3,250 था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब आप सभी PF मेंबर्स के लिए मस्त जबरदस्त शानदार सुपर डुपर अपडेट है। कई सालों से मांग थी PF मेंबर की EPFO से कि हमारी अगर 6 महीने से कम की सर्विस है, 6 महीने से पहले हम जो जॉब करके अगर छोड़ देते हैं तो PF के पैसों के साथ साथ पेंशन का पैसा भी हमें दीजिए। तो भाई फाइनली सरकार ने, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो है PF मेंबर की बात सुन ली है और जो है संशोधन कर दिया है टेबल डी में। अब अगर कोई PF मेंबर जॉब करता है, नौकरी करता है और 6 महीने से कम सर्विस करके छोड़ देता है, यानी कि 2 महीने नौकरी करता है या फिर 3 महीने करता है, 4 महीने जॉब करता है और नौकरी छोड़ देता है, तो पहले PF का पैसा तो मिलता था बट पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। पेंशन के केस में मिनिमम 6 महीने की सर्विस होनी जरूरी थी, कंपलसरी थी, तभी पेंशन का पैसा आप विड्रॉ कर सकते थे। बट अब जो है अगर आपकी 6 महीने से कम की सर्विस रहेगी तो पेंशन का पैसा भी आपको मिलेगा, यानी कि आपका कोई भी पैसा फंसेगा नहीं, सरकार नहीं रखेगी, आपको पूरा पैसा मिलेगा, PF का भी और पेंशन का भी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 14 जून 2024 को गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें साफ साफ क्लियर कर दिया है जो टेबल डी है EPS पेंशन की, जिस पर EPFO कैलकुलेशन करता है, उसको पूरा का पूरा बदल दिया है। पहले ईयर वाइज था, अब मंथली वाइज उसको कर दिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था, तो काफ़ी सारे भाई कह रहे थे भाई गैजेट नोटिफिकेशन तो आपने दिखाया नहीं। तो भाई मैंने मोबाइल से वीडियो शूट करी थी, तो मैं बाहर था, इसी वजह से आज मैं आपको गैजेट नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि अब कैसे जो है कैलकुलेट किया जाएगा आपका पेंशन का पैसा। अब चलिए सीधा आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि EPFO की जो CBT की मीटिंग होती है, साल में 2-3 बार होती है, तो वहाँ पर पिछले कई सालों से जो CBT के जो सदस्य हैं वो सरकार से गुजारिश कर रहे थे, मतलब उनकी तरफ से सरकार से निवेदन था कि भाई जो PF मेंबर हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि जो PF मेंबर है उनको पेंशन का पैसा भी निकालने की सुविधा दी जाए अगर 6 महीने से कम की सर्विस है तो। अब यहाँ पर मैं आपको जो है एक वो दिखा देता हूँ, प्रेस रिलीज। जब CBT की मीटिंग हुई थी, तो CBT की मीटिंग हुई थी 31 अक्टूबर 2022 को। यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर 2022 को। तो यहाँ पर जब CBT की मीटिंग होती है उसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रेस रिलीज जारी करता है। तो यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में CBT की 232वीं बैठक हुई थी और इसमें सिफारिश की गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर देख सकते हो 31 अक्टूबर 2022 को CBT की मीटिंग हुई थी जब ये प्रेस रिलीज जारी की थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 6 महीने से कम की सेवा वाले सदस्यों को भी, जिनकी 6 महीने से कम की सर्विस है, उनको भी निकासी का लाभ दे, यानी कि उनको भी पेंशन का जो पैसा है EPS पेंशन का वो निकालने का उनको लाभ दिया जाए। क्योंकि PF का पैसा तो आप विड्रॉ कर सकते हो, अगर आपकी 2 महीने की सर्विस है, 3 महीने की है, 1 महीने की है, PF का पैसा तो विड्रॉ कर सकते थे, बट पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते थे। पेंशन के पैसों के लिए कम से कम 6 महीने की सर्विस होनी जरूरी थी। अगर 6 महीने से कम की सर्विस थी तो EPFO उस सर्विस को 0 मानता था। बट यहाँ पर बेनिफिट भी एक था PF मेंबर को। बेनिफिट ये था कि अगर आपकी 7 महीने की सर्विस होती थी तो फिर EPFO उस सर्विस को जो है 1 साल के बराबर काउंट करता था। बट यहाँ पर काफ़ी सारे PF मेंबर्स की यही गुजारिश थी कि भाई 6 महीने से हमारी कम की सर्विस रहती है तो हमें पैसा निकालना है, इसकी सुविधा दी जाए, हमारा पैसा EPFO रख लेता है, तो भाई अब नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये प्रेस रिलीज है ना, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो। अब आते हैं गैजेट नोटिफिकेशन पे। तो देखो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, द गैजेट ऑफ इंडिया। अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 14 जून 2024 को 4 नोटिफिकेशन जारी करे, गैजेट नोटिफिकेशन। और यहाँ पर जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है EPS पेंशन को लेकर टेबल डी। तो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर रीड करना तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर PDF है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ
और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया। देखिए जब भी सरकार कोई स्कीम में संशोधन करती है तो इस तरह का गैजेट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जिससे कि जो आम लोग हैं उन सबको पता चल सके और जो संशोधन किया है, जो बदलाव किया है, वो नियम जब ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी होता है उसी दिन से नियम लागू हो जाता है। तो ये जो नियम है गैजेट नोटिफिकेशन जो है 14 जून 2024 को जारी किया था और 14 जून 2024 से ही ये नियम, ये रूल लागू हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर बता रखा है यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी। ये योजना अब जो ईपीएस योजना जो है, जो स्कीम है, ये इसमें दूसरा संशोधन किया गया है। पहला जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 2014 में। उस समय जो है सरकार ने ईपीएस पेंशन की जो सीलिंग थी, वेज सीलिंग लिमिट थी, उसको 6500 से कर बढ़ाकर 15,000 कर दिया था। और जो एक ये भी ऐलान किया था कि अगर किसी की जब वो जॉब छोड़ता है, अगर उसकी 10 साल से ज़्यादा की सर्विस हो जाती है, कोई पीएफ अकाउंट होल्डर, तो अगर उसकी जब पेंशन कैलकुलेट होती है, पेंशन का जो हकदार हो जाता है, तो अगर उसकी पेंशन मिनिमम 1000 से कम बनती है तो मिनिमम उनको 1000 पेंशन हम देंगे, यानी कि मिनिमम 1000 पेंशन की गारंटी भी दी थी 2014 में। तो ये दूसरी बार इसमें संशोधन किया गया है ईपीएस पेंशन में। इसी वजह से यहाँ पर बताया गया है कि दूसरा संशोधन स्कीम 2024 का नाम ये रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सेवा के महीने पहले क्या था, अब यहाँ पर देखो रोजगार छोड़ने पर अंशदान की वापसी, रोजगार छोड़ने पर मजदूरी का अनुपात। पहले यहाँ पर था साल वाइज, अब यहाँ पर कर दिया है महीने वाइज। अब कितने टोटल महीने, चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। 113 महीने। अब 113 महीने में कितने साल कितने महीने होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 9 को हम करते हैं 12 से, 108 हो गए, 108 महीने हो गए। और यहाँ पर 113, तो इसमें माइनस करते हैं 113, तो 9 साल 5 महीने। तो अगर देखो पहले भी नियम तो यही था कि अगर 9 साल 9.5 साल से ज़्यादा की सर्विस अगर आपकी हो जाती है तो फिर आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। जब आप 58 ईयर के होंगे तब आप ईपीएफओ से हर महीने पेंशन ले सकते हो। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलेगी मिनिमम 1000 रुपये। बाकी कैलकुलेट किया जाएगा, देखा जाएगा कितनी टोटल आपकी सर्विस थी, कितने साल की, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएस में जमा हुआ था, ठीक है। अगर आपकी सर्विस 9.5 साल से कम की है, यानी कि 9.5 साल तक की है, तो आपको पेंशन का पैसा आपको पूरा मिल जाएगा जब आप कंपनी छोड़ेंगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 113 जो यहाँ पर महीने दिए हैं वो 9.5 साल होते हैं, ठीक है। अब चलिए नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पर भी टेबल डी यहाँ पर देख सकते हो, रिटर्न ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एग्जिट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर मंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर देख सकते हो, मैं नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ। एक साथ 13 महीने यहाँ पर दे रखे हैं। अब ये जो टेबल डी है पहले किस तरह की दिखती थी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जो है यहाँ पर टेबल डी कुछ इस तरह से रहती थी। यहाँ पर पहले जो है ईयर वाइज जो है ईपीएफओ जो है कैलकुलेट करता था। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ईयर, यहाँ पर सर्विस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। अब कर दिया मंथ वाइज, यानी कि पहले नियम ये था कि अगर आपकी जो सर्विस है अगर 6 महीने से कम की है तो आपको जो है पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। और अगर 7 महीने की हो जाती है या फिर जो है 6 महीने 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाती है तो फिर आपको जो है और फिर जब छोड़ते हो तो आपकी सर्विस को जो है 1 साल के बराबर काउंट किया जाता था। फिर इस हिसाब से जो है फॉर्मूले के हिसाब से जो है कैलकुलेट करके पैसा दिया जाता था। अब मैं आपको जो है कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है ईपीएस वेजेस था पहले, ये पहले वाला कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए पहले आपका ईपीएस वेजेस था 15,000 पे जा रहा था, तो 15,000 पे जो है 8.33 कितना जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ 1250 रुपये के आसपास 1250 रुपये जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने 7 महीने काम करके छोड़ दिया तो आपकी सर्विस कैलकुलेट की जाती थी 1 साल के बराबर। तो 15,000 गुना 1.02 ये अमाउंट आपको मिलती थी। 15,300 रुपये पहले इतना मिलता था। मान लीजिएगा आपने 2 साल काम करके छोड़ा तो 15,000 इंटू 1.99 फिर इतना आपको मिलता था। अगर आपने जैसे कि 5 साल काम किया, ठीक है, उसके बाद इसको कैलकुलेट 5.02 तो इतना आपको मिलता था। अब वैसे भी देखिए यहाँ पर 75,300 आ रहा है। तो अगर आप 5 साल में पैसा कितना जमा कराया आपने तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 75,300 एक बार नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो आपको 5 साल में वापस मिला पेंशन का पैसा 75,300 और आपने कितना जमा कराया, महीने के आपको 1250 जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको 60 से कर लेते हैं इसको,
तो आपने देखे 75,000 रुपये आपने जमा कराए और आपको कितना मिला 75,300, मतलब 200-300 कम ज़्यादा पेंशन के केस में जो मिलता था। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता था पहले, बट अब जो है कैलकुलेट किया जाएगा महीने वाइज, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपको पुरानी टेबल डी के बारे में आपको जानना है, पता करना है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए टेबल डी पीएफ कैलकुलेशन, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे ना तो यहाँ पर हमारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी कि टेबल डी पेंशन के पैसों के लिए मैंने 6 महीने पहले बनाई थी कि कैसे टेबल डी कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले कैसे कैलकुलेट होता था इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, तो ये वीडियो देख लीजिए अगर आपको जानना है तो। बाकी पुराना नियम है, क्या ही जानना, अब नए नियम को जानोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो मंथ ऑफ सर्विस, अब यहाँ पर मंथ वाइज कर दिया है, यहाँ पर बता दिया है। तो अब अगर आपने सपोज कीजिए 2 महीने काम किया, ठीक है, 2 महीने काम किया आपने, उसके बाद आपने कंपनी छोड़ दी और उसके बाद आपने जो है अप्लाई किया फॉर्म 19 और 10C, तो पीएफ का पैसा तो आपको जितना भी दिखाता है उतना मिलता है, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिलता है क्योंकि पीएफ के पैसों पर जो है ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, बट पेंशन के पैसों पर आपको ब्याज नहीं मिलता। तो 2 महीने अगर आपने काम किया तो फिर आपको कितना पेंशन का पैसा मिलेगा, देखो यहाँ पर सपोज कीजिए आपका यहाँ पर 15,000 लेके चलते हैं, 15,000 की सीलिंग लिमिट पर आपको जो है ईपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा था। 2 महीने का आपका जमा हुआ 1250 प्लस 1250, आपका कितना हो गया 2500 रुपये आपके जमा हो गए 2 महीने के। अब आपने ईपीएस, अब आपने 2 महीने काम करके छोड़ा तो कितना आपको मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, तो 15,000 इसको करना है गुना 0.17 से 0.17 कितना हो गया 2550, यानी कि जितना आपका जमा हुआ उतना आपको मिला। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए आपने 5 महीने काम किया किसी कंपनी में, 5 महीने काम करके आपने छोड़ दिया और उसके बाद 2 महीने बाद आपने पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई कर दिया, तो कितना आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। पीएफ का पैसा तो जो आपकी पासबुक में दिखाता है उतना आपको मिलता है और थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा और ऐड हो जाता है क्योंकि पीएफ के पैसों पर हमें ब्याज भी मिलता है, तो ईपीएफओ ब्याज भी कैलकुलेट करके आपको दे देता है। तो पीएफ का पैसा थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। अब पेंशन के पैसों पर जो है ब्याज नहीं मिलता, तो पेंशन का पैसा कितना आपको मिलेगा। देखिए मान लीजिए 5 महीने आपने काम किया और आपका जो है 7800 रुपये आपका जो है ईपीएस वेजेस था, तो अगर 7800 रुपये आपका ईपीएस वेजेस रहेगा तो महीने का कितना कंट्रीब्यूशन ईपीएस में जाएगा, तो कितना जाता है 8.33 जाता है। इसको भाग दे देते हैं 100 से, तो आपका गया 650 रुपये, ठीक है। तो आपका चला गया 650 रुपये, ठीक है। अब 650 रुपये गया तो आपने 5 महीने आपने कितना दिया, 5 महीने में आपने जमा करा दिया 3,250 रुपये, 3,250 रुपये आपने जमा कराया। अब मान लीजिए आपने 5 महीने के बाद छोड़ दिया, तो इस टेबल के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, ये जो टेबल डी जो आई है मंथ वाइज, इसके हिसाब से आपको कितना मिलेगा। तो आपका ईपीएस वेजेस कितना था 7800 था, तो 7800 को आप यहाँ पर 5 में लिखा 0.42 से जो आप गुना करो, 7800 को हमने किया 0.42, कितना हो गया 3,276 रुपये। देखो यहाँ पर 3,250 था, तो 3,276 रुपये आपको मिलेंगे, यानी कि 100-200 रुपये आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, इतना ही लमसम आपको मिलेगा। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि आपका 15,000 रुपये ईपीएस वेजेज है, ठीक है, और आपने काम किया 9 महीने काम किया, 15,000 आपका ईपीएस वेजेज है और आपने काम किया 9 महीने, तो 15,000 पर आपका कितना जाएगा कंट्रीब्यूशन 1250 रुपये जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करना, 15,000 गुना 8.33 भाग दे दिया 100 से, तो 1250 रुपये आपका हो गया। मैक्सिमम ईपीएस में जो है 1250 ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। अगर 1250 से ज़्यादा अमाउंट बनती है फिर वो पैसा जो है आपके पीएफ अकाउंट में चला जाएगा एम्प्लॉयर शेयर में, ठीक है। तो मैक्सिमम ईपीएस में 1250 जाता है। अब 1250 हो गया, 1250 आपका जमा हो रहा है। मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो 1250 अगर आपने 9 महीने काम किया तो आपने कितना जमा कराया, ईपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन गया, टोटल 11,250, ठीक है, 11,250। अब मान लीजिए 9 महीने काम करके आपने छोड़ दिया, तो आपको फिर कितना वापस मिलेगा। सिंपल आपको करना है 15,000 और गुना करना है यहाँ पर 9, 0.77 कितना आ गया 11,550। यहाँ पर अपना क्या था 11,250 था,
1 मिनट, 1250 गुना 9, 11,250 था और हमारा कितना आ रहा है 15,000 पर आ रहा है हमारा यहाँ पर 9 महीने का 0.77, 11,550। देखो थोड़ा सा लमसम इसमें आपको 11,550, बाकी में आपका एनसीबी डे भी देखा जाता है, वो माइनस कर दिया जाता है। तो मतलब लमसम इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इससे आपको एक लमसम आइडिया आ जाएगा कि इतना पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन गया है वो आप देख सकते हो। बाकी आप ये भी देख सकते हो कि आपके ईपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन गया है, तो वो भी उससे भी पता चल जाएगा कितना। अब यहाँ पर देखिए ईपीएस कैलकुलेशन में ना एक दिक्कत और होगी। अब दिक्कत ये होगी कि ये जो कैलकुलेशन किया जाता है ना, ये आपका लास्ट वेजेस जो रहता है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अब कई लोगों का जो है ईपीएस में कंट्रीब्यूशन 15,000 के हिसाब से जा रहा है। अब जब कंपनी छोड़ते हैं या फिर 2-3 महीने पहले शायद उन्होंने छुट्टी ले ली हो, है ना, या फिर 10 दिन काम किया हो, तो फिर उनका जो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जाएगा वो, जैसे कि आपने 10 दिन 15 दिन की छुट्टी ले ली तो 15 आपकी तो सैलरी कम हो जाएगी, तो भाई फिर आपका ईपीएस वेजेस आपका कम हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपने पूरे साल तो आपने दिया 15,000 वेजेस पर आपने कंट्रीब्यूशन आपने जमा कराया, और जब लास्ट के 2 महीने में आपने जो है 8,000 या फिर 7,000 आपने छुट्टी ले ली थी, 2 महीने की बीच में कुछ छुट्टियाँ ले ली, तो 7,000 के हिसाब से आपका जो है ईपीएस में कंट्रीब्यूशन गया। तो जब आप छोड़ेंगे तो उसी हिसाब से आपका वेजेज कैलकुलेशन होगा। तो फिर इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपका जो ना पूरे साल का जो है एक एवरेज निकाला जाता है, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट करके आपको पैसा दिया जाता है। हालांकि ईपीएफओ ने यहाँ पर बताया नहीं इसके बारे में कि इस तरह से अगर कोई कर्मचारी छोड़ता है जो, तो फिर किस तरह से ये कैलकुलेशन किया जाएगा। बाकी अभी ये नियम रूल जो है 14 जून से लागू हुआ है, तो शायद हो सकता है आने वाले समय में ईपीएफओ भी एक नया सर्कुलर जारी करे और प्रेस रिलीज करके भी, या फिर कुछ जो भी ईपीएफओ अपनी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी कर सकते हैं। फिर जैसे नया कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको राजपत्र दिखा दिया, पुरानी प्रेस रिलीज भी दिखा दिया, कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया, और इसके साथ साथ इसके बारे में आपको बता दिया पुरानी टेबल डी ये थी, और अब जो टेबल डी इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि पेंशन का पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई पेंशन का पैसा निकालने के लिए वही सिंपल है। अगर देखो निकालने के लिए पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपकी जो सर्विस है, वो जब आप नौकरी छोड़ देते हो उसके 2 महीने के बाद, नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद आपको निकालना रहता है। इसके लिए आपको पीएफ का पैसा, कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर और आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो सारा निकल जाएगा जब आप फॉर्म 19 अप्लाई करेंगे। और पेंशन का पैसा निकालने के लिए पेंशन विडो फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, कई भाई कहेंगे कि अभी हमारी सर्विस 6 महीने से कम की है, बट अभी हम जब हम फॉर्म 10C सेलेक्ट कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि आपकी जो सर्विस है लेस देन 6 मंथ है, या फिर जो मोर देन 9.5 ईयर ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो भाई देखो अभी जो है ना 14 जून को ये जो है गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, और ये नियम तो 14 जून से ही लागू हो गया। तो देखो ईपीएफओ वैसे सरकारी संस्था, तो इम्प्लीमेंट करने में, इनके सिस्टम में बदलाव करने में इनको कुछ टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कि आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में जो बदलाव ये कर दें, उसके बाद आपको इस तरह का कोई भी एरर ना देखने को मिले। तो अगर आपको एरर देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, और बाकी मैं भी आपको बता दूंगा, मैं ट्राई करता रहूँगा। अगर कोई अपडेट आता है ईपीएफओ जैसे बदलाव करेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। अब इसके साथ साथ एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कहते हैं काफ़ी सारे भाइयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रदीप भाई हमने जो है पहले ही है अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया था, 14 जून से पहले हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया और हमारे बैंक अकाउंट में पैसा भी आ गया, हमारी सर्विस 6 महीने से कम की थी, तो हमें पेंशन का पैसा तो मिला नहीं, पीएफ का पैसा ही मिला, कर्मचारी से, नियोक्ता से। तो क्या हम भी जो है फॉर्म 10C अप्लाई करके ये पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 14 जून से पहले जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था, तो आपका जो है अकाउंट क्लोज हो गया और सेटलमेंट पूरा हो गया। तो ये जो नियम है उन्हीं पीएफ मेंबर्स के ऊपर लागू होगा जो 14 जून या फिर 14 जून के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। इससे पहले अगर आपने अप्लाई किया, कम पेंशन का पैसा आया, या फिर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की थी, पेंशन का पैसा नहीं मिला, एरर आ रहा था, आप दोबारा से अप्लाई करने की सोचेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो 14 जून से नियम लागू है, तो 14 जून या फिर 14 जून के बाद जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं वो अगर पेंशन का पैसा विड्रॉ करेंगे 10C अप्लाई करके, अगर 6 महीने से कम की सर्विस रहेगी तो उनको पेंशन का पैसा भी मिलेगा
और पीएफ का पैसा भी तो मिलता ही है। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट क्या करूँ, आपको अच्छी तरह से मैंने समझाया है। इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका पूरा जो भी कमेंट रहेगा, कोई भी सवाल रहेगा, मैं पिक करूंगा, तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ज़्यादा कमेंट आते हैं तो फिर मैं जो एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पर कि इस भाई ने ये सवाल पूछा था और इसका रिप्लाई क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका क्या समाधान है। ठीक है, बाकी ये जो बात का राजपत्र है, जो गैजेट है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी आप यहाँ पर गैजेट.gov. जो वेबसाइट है सरकार की, यहाँ पर आकर जो है और भी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किए उनको आप रीड कर सकते हो। बाकी जब ये प्रेस रिलीज जारी करी थी 31 अक्टूबर 2022 को, तो जहाँ पर सिफारिश की गई थी कि भाई 6 महीने से कम की सेवा वालों को भी, सदस्यों को भी जो है पेंशन का पैसा निकालने की जो है लाभ दिया जाए। और हमने भी कई बार वीडियो बनाई थी कि ईपीएफओ को ये नियम लागू करना चाहिए कि भाई पेंशन का पैसा 6 महीने से कम की सर्विस रहती है तो पीएफ मेंबर का पैसा आप रख लेते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पेंशन का पैसा देना चाहिए। तो फाइनली जो है सरकार ने लोगों, जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स थे, उनकी बात सुनी। जो सीबीटी के जो सदस्य रहते हैं उनको पता था ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है इसको लेकर मुद्दा उठाया था और फाइनली श्रम रोजगार मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके जो है इस नियम को लागू कर दिया है। मैंने क्लियर कर दिया। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, आज्ञा दीजिएगा और लाइक कीजिए, दूसरे पीएफ मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।